दोस्तों, वर्कर सोशलिस्ट टीवी के लिए आपके साथ मैं हूं राजेश त्यागी और आप देख रहे हैं सामिकी में आज का जो हमारा विषय है वो है अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका और नाटो फोर्सेस की वापसी और उसके साथ ही तालिबान के लिए चौपट जो दरवाजे खोल दिए गए हैं। तालिबान की लगातार वहाँ एक के बाद दूसरी जीत हो रही है अफ़गानिस्तान के अंदर और लगभग अब ये अमेरिका और नाटो फोर्सेस भी ये स्वीकार कर रही हैं कि लगभग 65% अफ़गानिस्तान पर तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है। 65% टेरिटरी उनके कब्ज़े में आ चुकी है और इसके साथ ही वहाँ से बहुत बड़े पैमाने पर काबुल की तरफ और अफ़गानिस्तान से बाहर भी पलायन शुरू हो गया है। अफ़गानिस्तान की सीमाओं को हालांकि तालिबान ने लगभग सील कर दिया और वहाँ से लोगों को भागने से वे रोक रहे हैं। और सबसे बड़ी जो मुसीबत है वहाँ महिलाओं के लिए आ गई है। महिलाओं का विशेष रूप से बहुत ही क्रूर दमन तालिबान कर रहा है और शरिया कानून में उनके लिए जो क्रूरतम सज़ाएं हैं वो उन्हें दी जाने लगी हैं। उन्हें मारा जा रहा है, सड़कों पर पीटा जा रहा है, कोड़ों से पीटा जा रहा है और तमाम महिलाएं और ख़ास तौर से जो महिलाएं वहाँ अमेरिकी और नाटो फोर्सेस के लिए काम कर रही थी, दुभाषी के तौर पर काम कर रही थी, दूसरी तरह की काम कर रही थी, तो ख़ास तौर से उनके लिए एक बड़ा संकट जो है वो खड़ा हो गया। अफ़गानिस्तान की जो फोर्सेस हैं, सरकारी जो सेनाएं हैं, वो बहुत ही कम रेजिस्टेंस के साथ, बहुत ही कम प्रतिरोध के साथ, या लगभग कहा जाए कि बिना प्रतिरोध के वे वहाँ सरेंडर कर रही हैं, समर्पण कर रही हैं। और इस समर्पण के साथ जो हालात हैं अफ़गानिस्तान के अंदर वो और भी ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। आज ही अफ़गानिस्तान की दूसरी जो सबसे बड़ी सिटी है, सबसे बड़ा शहर है कंदाहार, उसके बाद गज़नी का जो है टेक ओवर हो गया है, गज़नी पर तालिबान का कब्ज़ा हो गया है। और भारत ने जो एक अटैक हेलीकॉप्टर दिया था अफ़गान सरकार को तालिबान का दमन करने के लिए, वो तालिबान के हत्थे चढ़ गया है, तालिबान के हाथ पड़ गया है। और तालिबान बड़ी तेज़ी से तमाम शहरों की जो कैपिटल्स हैं, उनकी जो राजधानियां हैं, उनकी तरफ बढ़ रहा है और 10 राज्यों की राजधानियों पर उसका कब्ज़ा हो चुका है। कंदाहार के बाद हमने आपको बताया कि तीसरे बड़े शहर गज़नी पर उसका कब्ज़ा हो चुका है। बहुत महत्वपूर्ण है गज़नी रणनीतिक और भौगोलिक दृष्टि से, और उसके सैनिक अभियान के लिए गज़नी का ख़ास महत्व है। और इस पूरे अभियान के सामने अमेरिका और नाटो की जो सेनाएं हैं वो पूरी तरह से हेल्पलेस हैं। वो वहाँ से भाग चुकी हैं दुम दबाकर। तालिबान के इस दबाव में, प्रेशर में यूएस और नाटो की सेनाएं अपनी जान बचाकर वहाँ से, अमेरिका और नाटो की सेनाएं वहाँ से जान बचाकर किसी तरह से बच निकली हैं। और जो थोड़ा बहुत भागते भागते जो प्रभाव बचा हुआ है अभी अमेरिका का, वो काबुल सिटी के अंदर बचा हुआ है। और अमेरिका ने दरअसल ये सोचा था कि तालिबान को अफ़गानिस्तान का कब्ज़ा लेते लेते भी लगभग 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा लग जाएंगे और कम से कम जो अफ़गान सेनाएं हैं वो किसी तरह का रेजिस्टेंस, किसी तरह का प्रतिरोध वहाँ करती रहेंगी, वो जारी रहेगा। लेकिन ये प्रतिरोध इतनी तेज़ी से उड़न-छू हो रहा है, इतनी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, जिसकी कल्पना भी अमेरिका और नाटो ने नहीं की थी। इसके साथ ही वहाँ जो सेनाएं नाटो और अमेरिका के साथ वहाँ कोऑपरेट कर रही थी, उनके साथ सहयोग कर रही थी तालिबान के ख़िलाफ़, उनकी एक तरह से शामत आ गई है। और इन सेनाओं में पाकिस्तान की भी सेना है। पाकिस्तान की सेना हालांकि दो मुही नीति वहाँ लेकर के चल रही थी। एक तरफ जहाँ चुनी हुई सरकार के नेतृत्व में पहले दूसरी सरकारों और फिर इमरान खान की सरकार के नेतृत्व में वहाँ खिलाफत की जा रही थी तालिबान की, अमेरिका के साथ सहयोग किया जा रहा था। वहीं सेना का एक हिस्सा जो है वो तालिबान के साथ पूरी तरह गठबंधन था और तालिबान को वो गुप्त रूप से मदद दे रहा था। तो
इसके आरोप लगातार अभी वहाँ से सिर पर पैर रख कर भागती हुई अमेरिकी सेनाएं भी लगा रही हैं। अमेरिकी प्रशासन लगा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान को मदद दे रहा है। तो ये सही है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जो है, पाकिस्तान की जो सत्ता है, उसका एक हिस्सा तालिबान को मदद दे रहा है। जो उसका राइट विंग हिस्सा है वो तालिबान के साथ है, और उसी की मदद से, पाकिस्तानी सेना की मदद के बिना तालिबान के लिए बिल्कुल संभव नहीं था अपने आप को हथियार बंद करना, ट्रेनिंग लेना और इतने बड़े पैमाने पर वहाँ अपने आप को संगठित कर लेना। तालिबान को वहाँ संगठित करने में अकेले पाकिस्तान का नहीं, बल्कि बहुत लंबे समय से पाकिस्तान की पीठ पर हाथ रखे हुए अमेरिका का भी हाथ था। अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर वास्तव में वहाँ जिन मुजाहिदीन को ट्रेन किया था, जिन मुजाहिदीन को ट्रेनिंग दी थी, तालिबान उन्हीं का नया अवतार है। तो इसके लिए जो अफ़गानिस्तान के अंदर हम ये काली छाया देख रहे हैं इस समय तालिबान की, इसके लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान की पीठ पर हाथ रखे अमेरिका और नाटो की शक्तियाँ, वे पूरी तरह से ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने अपने रणनीतिक उद्देश्यों के लिए सोवियत संघ से लड़ने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए अफ़गानिस्तान को एक तरह से अपना फ़ौजी अड्डा बनाया था। वहाँ बड़े पैमाने पर मुजाहिदीनों को ट्रेनिंग दी थी लड़ने के लिए। तो सोवियत संघ से तो वे इस ट्रेनिंग से और अपने तमाम इस सैनिक अभियान में जीत गए, लेकिन उनके अपने लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई, बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई, और वो थे मुजाहिदीन नए अवतार में, तालिबान के अवतार में। अब ये तालिबान वहाँ अमेरिका से लड़ रहा था, और अमेरिका से लड़ते हुए उसने अमेरिकी फ़ौजों के, नाटो सेनाओं के भी वहाँ एक तरह से कहेंगे तो छक्के छुड़ा दिए हैं, और उन्हें सिर पर पैर रखकर वहाँ से भागने के लिए मजबूर कर दिया है। अफ़गानिस्तान में तालिबान की इस विजय के साथ जो सबसे बड़ा ख़तरा पैदा हो रहा है वो ये हो रहा है कि तालिबान पैन इस्लामिक राजनीति का जो है अनुसरण करता है, और उसके लिए अफ़गानिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं, अफ़गानिस्तान की जो सीमाएं हैं, या अफ़गानिस्तान की सीमाओं के साथ लगते हुए जो पड़ोसियों की सीमाएं हैं, उसके लिए उन सीमाओं का कोई महत्व नहीं है। तो जो सबसे बड़ा ख़तरा हो गया वो ये हो गया है कि तालिबान अफ़गानिस्तान के बॉर्डर्स से बाहर फैलने की जो है तुरंत ही कोशिश करेगा, और कर रहा है। तालिबान इन बॉर्डर्स को कुछ नहीं समझता, अपने बॉर्डर्स की ज़रूर हिफाजत करेगा, लेकिन इन बॉर्डर्स को फैलाने के लिए तालिबान जो है वो अपने सशस्त्र दस्तों को इस्तेमाल करेगा, अपनी नियमित सेनाओं को इस्तेमाल करेगा, और युद्ध में जो उसकी तपी मंजी दस्ते हैं, जो तपी मंजी फ़ौज है तालिबान की, उसको वो इस्तेमाल करेगा, जिससे उसके बॉर्डर्स के साथ जिन देशों के बॉर्डर्स लगते हैं उनके लिए एक बड़ा ख़तरा हो गया है, रूस के लिए बड़ा ख़तरा हो गया है। और हालांकि भारत का कोई बॉर्डर उसके साथ नहीं लगता, लेकिन इसके बावजूद भारत के लिए इसलिए बड़ा ख़तरा हो गया है कि पाकिस्तान, जिसका लंबा बॉर्डर भारत के साथ लगता है, वो पाकिस्तान भारत का शत्रु राज्य है, और ये जो पाकिस्तान की सेना है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, उसकी जो राजनीतिक सत्ता है, उसका एक बड़ा हिस्सा तालिबान के साथ गडमड है। और इस बात की भी बहुत संभावना देखी जा रही कि हो सकता है आने वाले कुछ ही समय में इमरान खान की सरकार का भी तालिबान तख्ता उलट दे पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर, और तब ये एक बहुत बड़ी काली ताकत के रूप में दक्षिण एशिया के अंदर, मध्य एशिया के अंदर जो है, पश्चिम एशिया के अंदर ये एक बड़ी काली ताकत के रूप में जो है सामने आ सकता है। इस समय तालिबान ने जो अपना सैनिक अभियान चलाया हुआ है, उसमें वो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। सब अपीलें, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अपीलें सब व्यर्थ जा रही हैं। उसके वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रहा है। और कमाल की बात यह है कि तमाम दबावों के बावजूद वो भारत के साथ किसी मंत्रणा में, किसी बातचीत में बैठने के लिए भी तैयार नहीं है। उसने पूरी तरह से स्पष्ट मना कर दिया भारत के साथ बैठने के लिए, जिससे भारत के सिर पर ये एक बड़ा ख़तरा, भारत में सत्ता के सिर पर, मोदी सरकार पर एक बड़ा ख़तरा ये मंडराने लगा है कि तालिबान उसके ख़िलाफ़ एक परोक्ष युद्ध तो चलाएगा ही, उसके साथ ही एक बड़ा सैनिक अभियान भी खोल सकता है, जिससे ख़ास तौर से कश्मीर को, पंजाब को एक बड़ा ख़तरा हो सकता है। और भारत के अंदर जो
मोदी सरकार की विरोधी फोर्सेस हैं वो इसका बड़ा फ़ायदा उठा सकती हैं, जिससे मोदी सरकार की नींद उड़ गई है। अगर कोई सबसे ज़्यादा चिंतित है तालिबान के इस सत्तारोहण से, तालिबान के इस आगे बढ़ने से, तो वो मोदी सरकार है। आप जानते हैं मोदी सरकार ने बहुत कोशिश की एस जयशंकर को जगह जगह दौड़ाया भगाया। उन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से, पहले उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से अमेरिका अपनी प्रेजेंस बनाए रखे, नाटो ताकतें अपनी प्रेजेंस बनाए रखें, अपनी उपस्थिति बनाए रखें अफ़गानिस्तान के अंदर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमेरिका ने पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए धोखा दे दिया भारत को, और इस सब के चलते भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत का पहाड़ जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर, यहाँ से भागता हुआ अमेरिका जो है, नाटो फोर्सेस जो हैं वो छोड़ गई हैं। एक ऐसा मुसीबत का पहाड़ छोड़ गई हैं जिससे निपटना ऐसा लगता नहीं कि किसी भी तरह से भारत सरकार जो है उससे निपटने की स्थिति में है, क्योंकि जो तालिबान के जो तौर तरीके हैं, और ये तौर तरीके उसके कहा जाए, अगर हम कहें कि मध्ययुगीन बर्बरता पर आधारित हैं, तो ये भी शायद मुझे लगता है कि कम होगा, हल्की बात होगी। जिस तरह की बर्बरता और जिस तरह की क्रूरता तालिबान कर रहा है उसकी शायद ही इतिहास में मिसाल मिलना मुश्किल है। तो इस बर्बरता के सामने जो है इस बर्बरता की वजह से, इस उसके ऑफेंसिव एटीट्यूड की वजह से भारत सरकार के लिए एक बड़ा ख़तरा पैदा हो गया। और जितनी भी अपील्स हैं वो पूरी तरह से तालिबान रिजेक्ट कर रहा है, तालिबान उन्हें खारिज कर रहा है, उनसे इनकार कर रहा है। बहुत जोर लगाया भारत सरकार ने, लालच भी दिया तालिबान को कि उसके साथ भारत सरकार जो है अपना एक तरह का समझौता चाहती है, और उसे मदद देने की भी, आर्थिक मदद देने की भी गुहार लगाई भारत सरकार ने, लेकिन उस सब का कोई असर नहीं हो रहा है। दरअसल तालिबान को ये जो आर्थिक मदद है, ये जो वित्तीय मदद है, इसके लिए तालिबान देख रहा है कि उसके पास चीन है, चीन उसे वित्तीय मदद देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और चीन अपने जो उसके रणनीतिक उद्देश्य हैं, स्ट्रेटजिक उद्देश्य हैं, उन्हें पूरे करेगा अफ़गानिस्तान के अंदर। अफ़गानिस्तान के साथ व्यापार के लिए वो तैयार है। अफ़गानिस्तान के पास तेल के अलावा मेवे हैं जिनकी चीन को बड़ी ज़रूरत है। तो चीन जो है अफ़गानिस्तान के साथ व्यापार करेगा। अफ़गानिस्तान का आर्थिक विकास जो है उसे करने के लिए चीन तैयार हो गया है, और इसमें चीन का अपना भी बड़ा हित है, चीन को उससे मुनाफे मिलेंगे। तो इस सब के साथ पूरी तरह से जो तालिबान है वो किसी भी तरह की चिंता से मुक्त हो गया है। उसे जो डिप्लोमेटिक, जो कूटनीतिक रिकग्निशन चाहिए, मान्यता चाहिए, वो भी उसे चीन से और चीन के पक्ष वाले राष्ट्रों से उसे मिल जाएगी। इसलिए तालिबान को किसी तरह की इसके अंदर चिंता नहीं है। तालिबान के हालांकि रूस के साथ लंबे समय से उसके तनावग्रस्त रिश्ते रहे हैं, बड़ा तनाव रहा है रूस और तालिबान के बीच में, लेकिन चीन के साथ एक बार उसका समझौता हो जाने के बाद ये बड़ी संभावना है कि मध्य एशिया के अंदर एक ऐसा सैनिक गठजोड़ उभर सकता है जिसमें चीन, रूस और उसके साथ पाकिस्तान, तालिबान, ये सब जो है उसमें पार्टनर हो सकते हैं। हालांकि इतना सरल रास्ता नहीं है, बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। तालिबान की अपनी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, रूस के साथ लंबे समय उनके बीच में शत्रुता रही है, और तालिबान के अलावा जो है चीन और रूस के बीच में बड़े अंतर विरोध हैं जिन्हें सुलझाना इतना आसान नहीं है। लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आने वाला वक्त है जिसमें यूएस और अमेरिकी और नाटो फोर्सेस जो है वो एक तरफ हो रही हैं। नाटो फोर्सेस के बीच में भी जो है एक तरह से फूट पड़ रही है। जर्मनी अपना आधिपत्य जो है वो जताने की कोशिश कर रहा है, यूरोप के अंदर अपना हाथ ऊपर करने की कोशिश कर रहा है। ब्रिटेन और फ्रांस इसका विरोध कर रहे हैं। वे जर्मनी को किसी तरह से वहाँ एक बड़ी शक्ति के तौर पे, एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के तौर पे जो उन्हें डिक्टेट करने की पोजीशन में उसके तौर पे नहीं उभरने देना चाहते। और इस सब के चलते तालिबान को अफ़गानिस्तान के अंदर एक बड़ा फ़ायदा भी मिल रहा है। तालिबान को इसलिए बड़ा फ़ायदा मिल रहा है कि वो इस स्थिति में कि अगर जर्मनी और ब्रिटेन फ्रांस के बीच में फूट पड़ती है नाटो के अंदर, तो उसे एक समय के लिए
अपने ऊपर हमले के ख़तरे से उसे निश्चिंता मिल सकती है, रियायत मिल सकती है, और वो आने वाले समय में जर्मनी के साथ ख़ास तौर से एक समझौता भी कर सकता है। जर्मनी के साथ उसका एक कूटनीतिक सैनिक समझौता भी हो सकता है। और इन तमाम आशंकाओं से जो भारत के शासक हैं वे बहुत ही बुरी तरह से भयभीत हैं, और उनका भय जो है वो झलक रहा है। जिस तरह से एस जयशंकर लगातार दुनिया भर में इस बात के लिए कोशिश करते घूमे, ईरान का उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया इसी बात के लिए कि किसी तरह से उन्हें मौका मिल जाए तालिबान के साथ बात करने का। लेकिन तालिबान भारत सरकार के साथ और भारत के प्रतिनिधियों के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है, जिससे एक बड़ा ख़तरा जो है वो एक थ्रेट कहेंगे कि भारत सरकार के लिए पैदा हो गई है। तालिबान की जो बढ़त है अफ़गानिस्तान के अंदर, ये अफ़गानिस्तान के अंदर एक काली परछाई की तरह है, एक अंधेरा है अफ़गानिस्तान के अंदर। तालिबान युगों पुरानी उस मध्ययुगीन संस्कृति का प्रतिनिधि है वहाँ, जिसके लिए आज की दुनिया में कोई जगह नहीं है, और वो हर तरह की प्रगति का, आज़ादी का विरोधी और एक अपने आप में क्रूर फासिस्ट ताकत है। तालिबान एक फासिस्ट आंदोलन है, तालिबान जो धार्मिक मूलवाद पर आधारित है। इन सब चीज़ों के साथ साथ ये हमें कहना होगा कि तालिबान की उत्पत्ति के लिए, तालिबान के संगठन के लिए और वहाँ तालिबान की बढ़त के लिए अगर कोई सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार है, आमतौर से कह दिया जाता है कि इस्लामिक फ़ोर्स है और इस्लाम इसके लिए ज़िम्मेदार है, तो इस्लाम इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है, बल्कि साम्राज्यवाद इसके लिए ज़िम्मेदार है। साम्राज्यवादी देश, उनकी लूट खसोट, उनकी युद्ध नीति इसके लिए ज़िम्मेदार है, जिसमें वे दुनिया भर के अंदर अपनी इस युद्ध नीति को लादते हुए दुनिया की जितनी भी अंधेरी ताकतें हैं, जितनी भी काली ताकतें हैं, उन सब को अपने झंडे के नीचे लामबंद करने में वे जुटे हुए हैं। और इस सब के चलते बड़ी चिंता की बात जो अफ़गानिस्तान के अंदर खड़ी हो रही है, वो वहाँ खड़ी हो रही है मेहनत कश जनता के लिए, वहाँ के अमन पसंद नागरिकों के लिए, वहाँ के सिटीजन्स के लिए। और एक ऐसा माहौल बनता जा रहा है जिसमें वापस औरतों को, ख़ास तौर से आधी आबादी औरतों की, और उन औरतों को वहाँ ख़ास तौर से अंधेरे युग में लौटना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि साम्राज्यवाद के वहाँ शिकंजे के चलते, साम्राज्यवाद के दबदबे के चलते, अमेरिका और नाटो फोर्सेस के दबदबे के चलते औरतों को वहाँ किसी तरह की बड़ी आज़ादी मिली हो। लेकिन जो भी उन्हें मिला, जो भी उन्होंने हासिल किया, उसे तालिबान एक ही झपट्टे में साफ़ कर देना चाहता है। तालिबान इस आधी आबादी को उठाकर फिर से उन शरिया कानूनों की जकड़बंदी में जकड़ देना चाहता है, उनकी बेड़ियों में जकड़ देना चाहता है, जिन बेड़ियों से लड़ने के लिए अफ़गानिस्तान में औरतों ने लगातार लंबा संघर्ष किया है। तो उन्हें पूरी तरह से वहाँ पितृसत्ता के दासत्व में, उसकी दास्ता की बेड़ियों में तालिबान जो है जकड़ देना चाहता है। तो सबसे पहली जो लड़ाई है वहाँ वो मज़दूर वर्ग की वास्तव में लड़ाई है इस प्रतिक्रियावादी ताकत के ख़िलाफ़। और मज़दूर वर्ग के चारों तरफ ये जो मेहनत कश जनता के हिस्से हैं और जितने भी दमित संप्रदाय हैं, जिनमें औरतें सबसे प्रमुख हैं, और इसके अलावा वहाँ जो है विरोधी इस्लामिक गुट भी हैं जिनके लिए बड़ा ख़तरा पैदा हो गया है। और वो तमाम लोग जिन्होंने वहाँ सहयोग किया नाटो फोर्सेस के साथ, अमेरिका के साथ, उनके लिए बड़ा ख़तरा पैदा हो गया है और वे वहाँ से लगातार भाग रहे हैं। भारत ने अपने दूतावास में और वहाँ रहने वाले तमाम भारतीय नागरिकों को कहा है कि वे जल्दी से जल्दी कुछ भी करके अफ़गानिस्तान से निकल जाएं। इसी तरह से यूरोप और अमेरिका की जो फोर्सेस हैं, यूरोप और अमेरिका की जो सत्ताएं हैं, वहाँ के जो राज्य हैं, वो भी इसी तरह की चेतावनी अपने नागरिकों को लगातार जारी कर रहे हैं कि किसी भी तरह से अफ़गानिस्तान में ना रहें, अफ़गानिस्तान से बाहर निकल जाएं। इन चेतावनियों के बीच अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की बढ़त होती जा रही है और हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये साम्राज्यवाद की जो नीति थी वहाँ, उसके खिलाफ़ प्रतिरोध में इस तरह का ये
इस तरह की काली ताकतें जो हैं वो खड़ी हो पाई। तो इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो किसी की आती है वो साम्राज्यवादियों की आती है। साम्राज्यवादियों ने दरअसल अफ़गानिस्तान के अंदर किसी भी तरह का सिविलाइजिंग मूवमेंट नहीं चलाया, किसी भी तरह का वहाँ लोगों को सभ्य बनाने का जो आंदोलन है वो नहीं चलाया। हालांकि वे दावा करते रहे, यूरोपीय पार्लियामेंट्स के अंदर वे दावा करते रहे, अमेरिकी कांग्रेस के अंदर दावा करते रहे कि हम अफ़गानिस्तान में हमारा मिशन जो है वो सिविलिटी का मिशन है, वहाँ हम एक नागरिक समाज पैदा करना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में वो वहाँ किसी नागरिक समाज को पैदा करने के लिए ना तो गए थे, ना उन्होंने उसके लिए कोई प्रयास किए। उन्होंने अफ़गानिस्तान को जमकर लूटा, अफ़गानिस्तान के अंदर जमकर उन्होंने लूटपाट की। वहाँ उन्होंने साम्राज्यवादी सेनाओं ने लगातार जिसकी खबरें आती रहीं, वहाँ महिलाओं की जो है असमत लूटी, वहाँ उन्होंने बच्चों तक का कत्ल किया, युवाओं को कत्ल किया, बूढ़ों को कत्ल किया। और इस सब के साथ अफ़गान जनता के बीच में इन सेनाओं के लिए जो नफ़रत फैली, उसके परिणाम स्वरूप वहाँ तालिबान को फैलने के लिए, अपनी जड़ें जमाने के लिए जो है जगह मिली। इस सब के चलते अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान का ये उदय हुआ, एक काली ताकत का उदय हुआ, एक ऐसी फासिस्ट ताकत का उदय हुआ जो आने वाले समय में न सिर्फ अफ़गानिस्तान के लिए और आसपास के देशों के लिए बल्कि पूरे मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के लिए एक बड़ा ख़तरा बनकर जो है उभर रही है। निश्चित रूप से साम्राज्यवादी ताकतें कोशिश करेंगी कि अगर तालिबान का दमन नहीं कर सकती तो कम से कम उसके साथ वे दोस्ती कर लें, उसके साथ तरह तरह के समझौते कर लें। लेकिन इस सब का जो परिणाम है वो बहुत ही कठिन और क्रूर निकलने वाला है। और हम देखेंगे किस तरह से आने वाले समय में ये जो अंधेरा है तालिबान का और तालिबान जैसी ताकतों का ये जो फासिस्ट अंधेरा है ये किस तरह से छाता है। भारत में हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर जो भगवा तालिबान है, आरएसएस है, आरएसएस के दूसरे जो उसके सैटेलाइट संगठन हैं, वे किस तरह से इसी तरह से तालिबान जैसा अंधेरा जो है वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और वे बड़े लंबे समय से पाकिस्तान के, अफ़गानिस्तान के उदाहरण दे देकर यहाँ जो है इसी तरह की फासिस्ट भावनाएं पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं एक संप्रदाय विशेष में कि देखिए पाकिस्तान में तो किस तरह से, और पाकिस्तान में तो अगर होते तो ऐसा होता, और पाकिस्तान में होते तो आपका गला काट दिया जाता। और इस तरह से उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं वे। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर जो कट्टरपंथी गुट हैं, उनकी कार्रवाइयाँ हैं, तो उनका महिमा मंडन कर रहे हैं। और इस सारे महिमा मंडन के बीच में ये जो फासिस्ट ताकतों का उभार है, ये अकेले अफ़गानिस्तान में नहीं है, जो फासिस्ट ताकतों का उभार है ये समय पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है। और हम पूरी दुनिया के अंदर देख रहे हैं कि हर देश के अपने अपने तालिबान जो हैं वो अस्तित्व में आ रहे हैं। हमने यूक्रेन में देखा, यूक्रेन में किस तरह से एक घोर फासिस्ट सरकार जो है वो सत्ता में आ गई। अमेरिका में हमने देखा कि किस तरह से ट्रंप ने इसी तरह का एक आंदोलन पैदा करने की कोशिश की, वहाँ काले लोगों के ख़िलाफ़, कम्युनिस्टों के ख़िलाफ़, प्रगतिशील सोच वाले लोगों के ख़िलाफ़ एक फासिस्ट आंदोलन वहाँ पैदा करने की कोशिश की। और बाद में आप जानते हैं कि कैपिटल हिल में उस फासिस्ट आंदोलन का इस्तेमाल भी किया ट्रंप ने अपने हाथ में सत्ता बनाए रखने के लिए, लेकिन वो नाकाम हो गए और सत्ता उन्हें छोड़नी पड़ी। लेकिन आने वाले राष्ट्रपति, जो सत्तासीन राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, उनकी नीतियां भी किसी तरह से ट्रंप से अलग नहीं है। वो भी दुनिया भर में इन काली ताकतों की खोज कर रहे हैं ताकि उनकी पीठ पर हाथ रखा जा सके, उन्हें प्रेशर दिया जा सके। अफ़गानिस्तान से वे इसलिए नहीं निकले कि अफ़गानिस्तान के अंदर वे किसी तरह की लिबरेशन, किसी तरह की लिबर्टी अफ़गानिस्तान को देना चाहते हैं, बल्कि ये कि वे युद्ध के नए मोर्चे खोलना चाहते हैं। और ये मोर्चे उनके रूस, चीन और ईरान की तरफ खुल रहे हैं, उत्तरी कोरिया की तरफ खुल रहे हैं। और वे अपनी फ़ौजों को अफ़गानिस्तान से, इराक़ से, ऐसे तमाम इलाक़ों से वे विड्रॉ करना चाहते हैं जिनमें वे पहले ही जिनका सर्वनाश कर चुके हैं युद्ध के ज़रिए, जिनके अंदर वे पहले ही भयंकर तबाही मचा चुके हैं। वे जानते हैं कि इन इलाक़ों को उन्होंने इस तरह से पंगु बना दिया है कि वहाँ अब इसी तरह की काली ताकतें राज कर सकती हैं। वहाँ किसी तरह की प्रगतिशील ताकतें जो हैं वे सत्ता में आने में उन्हें अभी समय लगेगा। तो इस प्रिजम्पशन पर कि वहाँ जो लंबे समय में वहाँ इनकलाब के कोई चांसेस नहीं हैं, ये बड़ा सोलेस देता है अमेरिका और नाटो की शक्तियों को। और तालिबान जैसी
काली ताकतों के हाथ में अफ़गानिस्तान का पड़ जाना उनके लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। अमेरिका ने इसे स्पष्ट भी कर दिया। अमेरिकी शासकों ने कहा है कि अब अफ़गानिस्तान में किसका शासन रहे, कौन उसे संभाले, ये वहाँ की जो गुट हैं, लड़ाके गुट हैं, उन्हें आपस में बैठकर जो है सुलझाना है, उन्हें आपस में बैठकर तय करना है। तो हम देख सकते हैं साथियों कि किस तरह से पूरी दुनिया में ये जो साम्राज्यवाद है, इसने किस तरह से पूरी दुनिया में फांसीवाद और युद्ध को फैलाया है, बांटा है। और इस फांसीवाद और युद्ध का ही नाम हमारे वक्त में साम्राज्यवाद है। तो हमारे वक्त में जो विश्व पूंजीवाद है, साम्राज्यवाद है, जो पूरी दुनिया के अंदर एक तरह से ये कय करता फिर रहा है, ये उल्टी करता फिर रहा है फांसीवाद और युद्ध की, हिंसा की, मारामारी की। तो इस पुराने पड़ चुके बीमारू पूंजीवाद को, विश्व पूंजीवाद को अब दफनाने का, उसे दफन करने का समय आ गया है। और ये आप सभी के सामने जो साथी हमें सुन रहे हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि यहाँ सिर्फ वो लाल सलाम वगैरह ही ना लिखा करें, बल्कि अपने विचार दिया करें, अपने विचार लिखा करें। जो कुछ हम बोल रहे हैं उस पर एक वाक्य में, दो वाक्य में, तीन में, या लंबा भी हो सकता है, अपने विचार जो है वो यहाँ लिखें ताकि दूसरे साथी उससे फ़ायदा उठा सकें, उस पर एक गुफ्तगू हो सके, उस पर बातचीत हो सके। तो तमाम साथियों से मैं अपील करूंगा जो हमें सुन रहे हैं और जो अभी भविष्य में इस वीडियो को देखेंगे, टीवी को देखेंगे, उनसे मैं अपील करूंगा कि इन काली ताकतों के ख़िलाफ़ जिनके दम पर पूंजीवाद कायम है और कायम रहने की कोशिश करेगा, भविष्य में उन काली ताकतों के ख़िलाफ़ एक निर्णायक युद्ध हम छेड़ें। पूंजीवाद इनके बिना ज़िंदा नहीं रह सकता और ये ताकतें पूंजीवाद के बिना ज़िंदा नहीं रह सकती। पूंजी की ताकत इन काली फासिस्ट ताकतों को संबल देती है, इनको शह देती है, और ये ताकतें बदले में पूंजीवाद को संबल देती हैं, उसे शह देती हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर इस समय लूट और शोषण का जो शासन है वो धीरे धीरे फांसीवाद के इस कीचड़ भरे गड्ढे के अंदर डूबता जा रहा है, गले तक डूब रहा है। और अब समय आ गया कि हम इसे इस गड्ढे के अंदर ही जो है दफना दें। फांसीवाद को, युद्ध को हम निर्णायक चुनौती दें। विश्व पूंजीवाद को, उनकी जो जनक है विश्व पूंजीवाद, उसे हम निर्णायक चुनौती दें। और इस चुनौती को देने का अर्थ है, इसके लिए हमें जो वेपन चाहिए, जो हथियार चाहिए, वो है एक क्रांतिकारी कार्यक्रम और एक क्रांतिकारी पार्टी। उस कार्यक्रम के चारों तरफ संगठित हुई क्रांतिकारी पार्टी। तो इस कार्यक्रम के लिए संघर्ष, ये कार्यक्रम कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसे आपने लिख दिया, आपने छाप दिया और ये बस कार्यक्रम हो गया। ये कार्यक्रम वास्तव में संघर्ष में हासिल किया जाना है। ये गत्यात्मक है। ये कार्यक्रम जो है निरंतर बदलता हुआ कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के इर्द गिर्द हमें संघर्ष को संगठित करना है, संघर्ष को बुनना है और इन लड़ाकों को संगठित करके हमें सर्वहारा की क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण करना है। तो साथियों, ये है टास्क, ये है आपके सामने आज के उद्देश्य जिन्हें हासिल किया जाना है। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूं और हम लोग चर्चा करते रहेंगे, ख़ास तौर से अफ़गानिस्तान में जो नई परिस्थिति पैदा हो रही है, इस परिस्थिति के इर्द गिर्द जो माहौल बन रहा है और ये किस तरह से पूरा पश्चिम एशिया को और दुनिया की राजनीति को आने वाले समय में प्रभावित करेगी, इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। साथियों, आज आपके इस कार्यक्रम में शामिल रहने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।